इस लीड इंडिया को आगे बढ़ाने में एक मिशनरी मोड में 2014 से लेकर के 2016 तक में हम आए। शुरुआत में हमने वर्कशॉप की, खुद सीखा, सीखने के बाद ये हुआ कि ये देश भर में कैसे जाएगा, इतना बड़ा काम जाने के लिए क्या करना होगा, क्या क्या कहाँ से हमको किसको जोड़ना होगा, क्योंकि इतने बड़े देश में अकेले कुछ नहीं हो सकता। सहयोगी चाहिए, मित्र चाहिए, साथी चाहिए, सब प्रकार की अपनी टीम चाहिए। इस सब को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये हुआ कि वहाँ तो तेलुगु में ये सारा विषय होता था कि इसको अपनी भाषा में लेकर के नीचे जाना। पहली बार 2015 में पानीपत में हमने 22 राज्यों के 156 लोगों को लीड इंडिया की वर्कशॉप करके वहाँ पे उनको इकट्ठा करके और इसको पेनिट्रेट करने के लिए, नीचे के स्तर पे जाने के लिए हर स्टेट में हमने अपने रिसोर्स पर्सन स्टैब्लिश करने का प्रयास शुरू किया। अब इस काम को भारत में कुछ भी नया करने, नई जगह पे नया करने जाइए तो बहुत मुश्किल होता है। लोगों को पहले तो विश्वास नहीं होता है कि ये काम है कैसा, क्यों करें, कितना करें, कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें थी। हम बहुत सारी वर्कशॉप, बहुत सारे छोटे छोटे सेशंस IIT दिल्ली में किया, IIT मुंबई में भी किया, कॉलेजेस में किया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में किया। 3 दिन 4 दिन का कार्यक्रम को एक दिन में उसका एक लोगों को क्या होता है ये बताने के लिए किया। फिर करते 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 हमने छत्तीसगढ़ को एक रोल मॉडल बनाने के लिए एफर्ट लगाना शुरू किया। और 2015 में ही डॉक्टर कलाम के जाने के 4 दिन बाद 27 जुलाई 2015 को उनका देहांत हुआ और लगभग 2 या 3 जुलाई को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बिना किसी शुल्क के, यानी कोई पैसा सरकार हमको नहीं देगी, उन्होंने हमको 5 डिस्ट्रिक्ट में इस काम को करने की परमिशन। और वो एफर्ट हमको करने में लगभग साल भर लगा, उनको कन्विंस करने में, उनको बात करने में, उनको समझाने में, रखने में। वो करने के बाद इस पे हम आगे बढ़े तो बड़ी चुनौतियां मिली। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनकी ट्रेन्स में रिजर्वेशन के बहुत प्रयास होने के बाद बहुत तकलीफ हुई। अभी हमारे बीच में कुछ गुजरात के ही भुज के बलदिया से आपजी बापा ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय से कुछ हमारे विद्यार्थी आए हैं जो अपना अनुभव कल आपके सामने शेयर करेंगे। और हमने वहाँ जाकर के सबसे पहले एक बहुत ही रिमोट एरिया है, राजनंदगांव में नक्सल एरिया है जहाँ नक्सलियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, वहाँ पे हमने सबसे पहले वर्कशॉप करना शुरू किया फॉर्मल तरीके से। उसके पहले हमने बहुत सारी वर्कशॉप, बहुत सारा अध्ययन, बहुत सारा करने के बाद, यह करने के बाद जो अनुभव आया, मैं आपको एक अनुभव, क्योंकि थोड़ा सा हम सेशन में लेट हैं और अभी यहाँ टेक्निकली वो सारी चीज़ें हम दिखा नहीं पाएंगे। हमने जिन लोगों के एक्सपीरियंस और जिन लोगों के फीडबैक थे जो हमने स्कैन किए हैं, जो यहाँ डाले हैं, जो आपको हम दिखा सकें। तो मोहला के सबसे पहले स्कूल शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय जो 8th से 12th का था, उसका एक हफ्ते बाद स्कूल बंद होने वाले थे। तो 400 से ज़्यादा की संख्या में सिर्फ 67 बच्चे थे और उसमें भी उनको बड़ी मुश्किल से वो समझा करके, मना करके उनको रोका गया था, नहीं तो वो भी रुकने वाले नहीं थे, वो जाने वाले थे अपने अपने घरों में। उनकी वर्कशॉप हुई तो जो वहाँ के प्रधानाचार्य जी थे, उनका पहले दिन का रवैया एक सोच था कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है तो करना है तो करेंगे, लेकिन
जब हमने निवेदन किया कि हमको बच्चों को थोड़ा 1-2 घंटे ज़्यादा रोकना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल का समय गर्मी के कारण से सुबह 7 बजे से 10 बजे ही कर दिया गया था। स्कूल 12-1 बजे तक नहीं चलता था। और उस एक दिन के बाद प्रतिदिन विद्यालय 2 बजे तक चला, सिर्फ एक दिन के बाद। हमने खुद सीखा था, हमने खुद जाकर के किया, हमने खुद जाकर के यूनिवर्सिटीज़ में, IIT दिल्ली में, IIT मुंबई में जब किया था, तब जो अनुभव हुआ उससे बड़ा अनुभव हमको छत्तीसगढ़ में विद्यालय में जाके। इसको स्केल करने के पीछे 2-3 चुनौतियाँ थी। आदरणीय बसवराज जी को मैं फरवरी 2016 में मिला और उनसे इस विषय में चर्चा की, तो 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को आंध्र प्रदेश में इस वर्कशॉप के थ्रू इग्नाइट किया गया। लेकिन जब हम लोग गए, हम लोग के जाने के समय में कुछ लोग यहाँ पे हैं जो अभी यहाँ उपलब्ध हैं, जो आप आए हैं, मैं उन लोगों का थोड़ा सा परिचय कराना चाहूँगा। पीछे हैं AKL राव जी, कनकलिंगेश्वर राव, he is Joint Secretary Lead India Executive Board from South, हैदराबाद से हैं। और ये हमारे साथ उस समय थे। हमारे साथ में भुवनेश्वर साहू जी छत्तीसगढ़ से, ये लीड इंडिया के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ये भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। श्रीमान सुरेश बाबू, NVNS सुरेश बाबू, ये रहते मुंबई में हैं, लेकिन इनका जो नेटिव है वो आंध्रा है। आज का आंध्रा, पहले का आंध्र प्रदेश, आज का आंध्रा। और हम सभी वहाँ पे मिलने के बाद ये हुआ कि आगे कैसे बढ़ाया जाए। आज जो सुबह में आदरणीय बसवराज जी ने कहा कि क्या हम अपने को मारने के लिए तैयार हैं, हम अपने को, अपनी हड्डियों को गलाने के लिए तैयार हैं, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और उस समय यही सवाल हमने पूरी टीम से, और लास्ट मेरा जो डिस्कशन डॉक्टर कलाम से हुआ कि सर ये काम बढ़ाना है, पूरे देश में ले जाना है, इसको कैसे करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या चाहते हो। मैंने कहा जब तक हम अपनी हड्डियाँ, जब हवन होता है तो लकड़ी उसमें डाली जाती है, वैसे गलाएंगे और जलाएंगे नहीं, तब तक पूरे देश में ये काम नहीं बढ़ेगा। तो उनके मन में, और उस समय जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था वो मेरे साथ में मिस्टर हरी इपनपल्ली, एक अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर कलाम से, और वो भी साथ में थे। तब उन्होंने एक चीज़, एक स्टेटमेंट कहा था, हरी अब ये काम होगा। और वो जब भी हरी इपनपल्ली के साथ में मैं डॉक्टर कलाम के पास 2-3 बार मिला, डॉक्टर कलाम हरदम हरी इपनपल्ली को कहते थे, सिर्फ 10 लाख किया तुम लोगों ने 10 साल में, क्योंकि वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते थे, उन लोगों को करना होता था। और हर साल, हर बार वो उनको डांटते थे एक प्रकार से, सिर्फ 10 लाख। इतने साल बीत गए। हमने जो स्ट्रक्चर बनाया काम करने के लिए कि कैसे फुल टाइम काम करेंगे, तो हमने देश के 6 जोन बनाए, एक नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और सेंटर। इसमें अभी हम 3 जोन में काम कर पा रहे हैं। जो आज विषय आया कि ये हमको बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिला है, हम जो कम हैं, यानी कि वी आर सेलेक्टेड इन मिलियंस। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमारी कुछ कमी है, ये बहुत सौभाग्य है कि हम इनिशियल फेज में से जुड़े हुए लोग हैं। इतना बड़ा देश में जाने के लिए सबको हमको मिल करके काम करना है। तो करने के लिए कैसे अच्छा काम करना, जब संख्या ज़्यादा काम करने की होगी तो कैसे हमारी क्वालिटी मेंटेन होगी, उसके ऊपर हमको काम करना, उसकी चर्चा आज हमारे यहाँ पे करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारा अभी जो सबसे ज़्यादा काम चल रहा है वह ईस्ट जोन में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में। और आपको बता करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी,
कि छत्तीसगढ़ में किए हुए काम के कारण से आज छत्तीसगढ़ अपना एक रोल मॉडल के रूप में उभरने के प्रयास में छत्तीसगढ़ स्टेट की एक यूनिट, छत्तीसगढ़ स्टेट का एक संगठन स्ट्रक्चर भी बन गया है। और उस संगठन स्ट्रक्चर के मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा श्रीमान संतोष सिंघानिया जी। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स में कहाँ कहाँ काम हो रहा है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अधूरी है। रात में बहुत देर तक बनाने का प्रयास किया, बहुत कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बाद में, और सेशन हम थोड़ा लेट हैं, मैं इसको बहुत जल्दी से कंक्लूड करता हूँ कि अभी हम लोग 4 जो सेशन होने वाले हैं, इसमें हैं उर्विश कंथारी, श्री हर्षद याग्निक जी, कल्याण भाई, संजीव शर्मा जी, भुवनेश्वर साहू जी, सुशील चंद्रा जी। मैंने कुछ नाम अभी नहीं बोले हैं, बाकी को मैं नाम उनको बताऊंगा जो मुख्य रूप से। दूसरा विषय है मेथोडोलॉजी, हमारी कार्य पद्धति कैसी होगी, जिसके ऊपर हमको चर्चा करनी, क्योंकि अभी हमको हमारा जो लक्ष्य हमने निश्चित किया है कि डॉक्टर कलाम के इस विजन मिशन को ज़्यादा स्पीड में हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचा सकें। और 2020 उनका ड्रीम था कि 1 करोड़ विद्यार्थियों तक हम पहुँचे। तो 1 करोड़ विद्यार्थियों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आदरणीय बसवराज जी ने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सबको वर्कशॉप करके ही पहुँचे, लेकिन अन्य तरीकों से भी हम कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वह भी देखना होगा। और उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है 2030 का। 1931 में डॉक्टर कलाम का जन्म हुआ, तो उनका शताब्दी वर्ष 2030 में होगा। तो उसकी जब वो बहुत आगे का है, अभी हमको 1, 3 और 5 वर्ष के हिसाब से काम के बारे में सोचना है। मेथोडोलॉजी में श्री नारायण मेघानी जी, श्री सुरेश बाबू, श्रीमती ज्योति प्रकाश कोले, श्रीमती पूनम बुधिया, नेहा पटेल, जयदीप त्रिवेदी, ये लोग मेथोडोलॉजी में रहेंगे। मैं स्वयं भी रहूँगा। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण है स्ट्रक्चर, स्पाइन है, वो है संगठन। उसके बिना, रीढ़ की हड्डी के बिना कुछ नहीं होता। तो संगठन में श्रीमान A.K.L. राव जी, अर्चना सिंघल जी, प्रकाश डोले जी, प्रकाश कोले जी, शैलेश मेहता जी, कल्पेश भाई झा एंड धीरेन भट्ट जी। अपने हमारे बीच में जो मार्गदर्शन के हमारे वरिष्ठ हैं, आदरणीय बसवराज जी, डॉक्टर महेश मेहता, अंजलि दीदी, और हमारे पास 2 बसवराज जी हैं। एक आदरणीय बसवराज जी जो हमारे चेयरमैन हैं रील इंडिया के, और आदरणीय बसवराज पाटिल जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं समर्थ के। आप दोनों लोग ही कर्नाटका से हैं। तो संगठन में मेरा विशेष आग्रह है कि आदरणीय बसवराज पाटिल जी शेरम, वो हमारे सबको मार्गदर्शन करें। मेथोडोलॉजी में डॉक्टर महेश भाई मेहता जी से मेरा है कि उनका अगर स्वास्थ्य और समय अनुकूल रहे तो वो गाइडेंस करें। और आदरणीय बसवराज जी, आप भी मेथोडोलॉजी में। और कंटेंट में अंजलि बंड्या जी के और गौरांग भाई वैश्य, उनसे मेरा विशेष निवेदन रहेगा। ये जिन लोगों का अभी मैंने नाम नहीं लिया है ग्रुप में, आप में से जिसकी रुचि कंटेंट, मेथोडोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन में है, वह उसमें रहेगा।
संतोष सिंघानिया जी, आपको संगठन में रहना है, तो हम लोग अभी इसके बाद कितनी देर है आचार्य जी? आइडियली 15 मिनट, बट आधा घंटा वेट। आधे घंटे एक फर्स्ट फेज का डिस्कशन कर लेंगे। हमको क्या इस डिस्कशन में निकालना है, वह अपनी कोर टीम में ठीक है। हमारा टाइम पे हम अपने शेड्यूल को करने के लिए 15 मिनट पहले फेज में क्या हमारा आउटकम हमको निकालना है मेथोडोलॉजी में, कंटेंट में और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, वो जो कोऑर्डिनेटर हैं इस ग्रुप डिस्कशन के वो लोग रख देंगे। और उसके बाद फिर लंच का टाइम है, उसमें हमारा चिंतन चले, मनन चले, डिस्कशन चले, और लंच के तुरंत बाद फिर आकर के हम उस पर खाने के साथ में थोड़ा सा बुद्धि को भी खाएंगे। 2 बजे लंच के बाद, और 2 बजे लंच के बाद हमको फिर से बैठना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो चर्चा होगी, तभी हम कुछ आगे बढ़ने के लिए कर पाएंगे। भाई साहब, सुरेश बाबू, basically I am from Andhra Pradesh. Currently doing job in Mumbai with Rota India Limited as a part supervisor. Social services में ट्रस्ट है, लेकिन लास्ट 5 साल से मैं एक ग्रुप एरेप जो बोलते हैं, ऑल इंडिया रूरल एम्पावरमेंट प्रोग्राम, સંગીતા પંડ્યા સ્કૂલમાં પ્રિન્સિપાલ છું અને સ્કૂલમાં मेरा नाम रागिनी मेहता है। हाँ, अभी और इंटरेस्ट भी है। संबोधन किया बस। हाँ, और मुझे इंटरेस्ट भी है बच्चों में ज़्यादा। मैं पूनम बुधिया मुंबई से। I am Dhiru Brahmbhatt. I am from Ahmedabad. I was with government in the department as a class one officer. I retired. I am associated with one NGO, Adarsh Ahmedabad. Idea is to Adarsh Ahmedabad idea is to make. My idea is to help the needy people, particularly to weaker society. We have got one group. अहमदाबाद शिफ्ट हुआ और अभी यहाँ देख रहा हूँ कि अहमदाबाद में किस प्रकार का लोग काम कर रहे हैं और जिन मूल्यों की यहाँ बात हो रही है उन्हें मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। इस रुचि से संजीव शर्मा, born in हिमाचल प्रदेश, brought up in पंजाब। काम द्वारा बच्चों के अंदर का लीड इंडिया यानी भारत को भी बढ़ाना है। द लास्ट यूनिट इज द स्कूल, हमारे संगठन के दृष्टि से काम करने के लिए। लेकिन स्कूल पूरा आता है, उसमें ट्रेनिंग में आए निश्चित बच्चों का गुणवत्ता बढ़ेगी तो नीचे वाले भी अनुकरण करेंगे, ऊपर वालों के लिए तो वो स्वयं अनुकरण। इंडिया को सोचना पड़ेगा कि एक बार ट्रेनिंग एक स्कूल के लिए तो नहीं दिया जा सकता है। इस स्कूल को हम एक साथ ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं, क्योंकि उसका परिणाम भी दिखना है। जो संत होगा आने जाने में मेहनत ज़्यादा होगा, परिणाम नहीं निकलेगा, आने वाले नहीं आएंगे। तो कहीं भी काम करना है तो 5 या 10 स्कूल इसका जो भी ऐसी होनी चाहिए इन सालों के दौरान। तो उसमें 2-3 बिंदु हमने सोचे हैं। एक तो है आर्थिक पहलू जो कार्य पद्धति में आता है, दूसरा आता है कि हमें किसके साथ काम करना है और कैसे काम करना है। स्कूल्स जो होती हैं वो एक ऐसा क्षेत्र है कि गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं वो हमें सब प्लेटफॉर्म सब तैयार दे रही है, सब सहूलियतें वो देंगी, बच्चे भी वो तय करेंगे। और चौथा प्रकार हमको मिलेगा शायद कि एनजीओ के साथ में सहयोग में रह के हम काम करें। जिन्हीं क्षेत्र में जो भी एनजीओ हैं वो अलग अलग विद्या क्षेत्र में, शिक्षण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 45 और इधर भारत में मेरा स्थान यहाँ कर्नावती में। नमस्ते, मेरा नाम कल्याण नारायण वेकरिया। मैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जीवीबी बोलते हैं, गुजराती नारायण भाई की आवाज़ तो क्या, तो हमारे गांव में जो स्कूल चल रही है वो गांव का वो थोड़ा बताया, बहुत रिच है, तो ये
करके खूब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। का नाम क्या बताया? शशांक। IIT मुंबई। तो मेरा सन भी अभी IIT मुंबई में एरोस्पेस में फाइनल ईयर में M.Tech में है, तो थोड़ा बाद में थोड़ा मिलेंगे, थोड़ा परिचय कराएंगे। और इसमें जितना भी ज़्यादा जाके जितना भी जानने को मिलता है तो ऐसा लगेगा पूरा नहीं। एकदम जंपिंग ओवर नहीं करेंगे। अभी मान लो अगर फाइनेंस पे चर्चा शुरू की तो फाइनेंस के एक बिंदु पे सब चर्चा कर लेंगे और बाद में दूसरे बिंदु पे जाएंगे। मान लो कि हमने शुरुआत अप्रोच से की तो अप्रोच के बिंदु पे चर्चा कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई भी एक विषय कोई भी शुरू कर सकता है। अलग से और क्या कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस ऑन दैट। अप्रोच से शुरू कर सकते हैं, आप बताइए। वो उसको बढ़ावे ऑर्गेनाइजेशन को, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज ले जाए, ब्लॉक वाइज ले जाए, और वहाँ पे भी जो पूर्णकालिक है अपने उनकी व्यवस्था करें। तो आप जो बोल रहे हो जो हर जगह पर ये कमिटियाँ बने, हाँ, फिर वो कैसा हुआ? तो मतलब वो समय देने वाला, पैसा देने वाला, या तो काम करने वाला सब मिलेंगे, फिर अपने को सब मिलेंगे। वॉलंटियर है, ऑनररी है या तो पेड है। जब अपने मेंबर बनेंगे तो मेंबर्स होगा, और मेंबरशिप भी रख सकते हैं। मेंबरशिप कैसा? नहीं, मेंबरशिप के साथ अपन राशि भी रख सकते हैं। नहीं, ये विषय में मैं ये कहता हूँ कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे नहीं, वो ले, वही सबसे बड़ा दायित्व है। दे रहा हूँ, धन्यवाद संभाल रहे तो ही कैन लीड, मैं नहीं लीड कर सकता, वो बोल सकते दूसरों को, टीम भी, तो हम लोग ऐसे कर सकते। फाइनल टीम है, उससे काम मांग लेगी, हमारा काम क्या है, हम यहाँ तक है, अब क्या करें? बाकी और भी लोग आए थे, लगभग 25-26 लोग, तो उनको किसी और हमारा रोल रहेगा करीब 50 लोग लक्ष्य नहीं सरकारी ये एक बड़ा ही भयानक बहुत विशाल सवाल है कि हम उसको कैसा बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है। और आप सभी लोगों ने जो एक विशेष हम लोगों को गाइडलाइन दी है, जो ट्रेनर होना चाहिए उसको अपनी हड्डी गलानी है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि वो ट्रेनर बच्चों के बीच में जैसा जीवन जिएगा वैसा ही बच्चे उसको फॉलो करेंगे। जैसे अगर ट्रेनर ने कहा कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तो ट्रेनर किसी कोने में जाके खुद ये करेगा तो बच्चे उसकी बात को मानेंगे नहीं। ये जो 2500 बच्चों का एक क्लस्टर होता है, उसके लिए एक रेडियस फिक्स किया गया है कि 30 किलोमीटर के अंदर की ही डिस्टेंस में उसको इन 2500 बच्चों पे काम करना है, जिससे कि इकोनॉमिक्स न ज़्यादा बढ़े। ये एक मॉडल है। दूसरा एक मॉडल है अर्बन के लिए 4500 बच्चे, बाकी सब ट्रेनर वैसे ही उसी प्रकार से, खाली 100 बच्चों की जगह वो 200 बच्चे हर स्कूल से 10 जगह, वहाँ पे 20 स्कूल हो सकते हैं, या फिर 10 ही स्कूल है तो 10-10 बच्चों की जगह 20-20 बच्चे, और वही एक ट्रेनर, वही फुल 5 वॉलंटियर, ये रहेगा। इसका इकोनॉमिक क्या है, जो नारायण भाई ने कहा, फाइनेंस का एक बात, एक बच्चे का अभी तक की हमारी जो कॉस्टिंग आई है पहले जो शुरू के 3 साल वह लगभग 705 रुपये आती है एक बच्चे का 1 साल का। लेकिन अभी तक हमने जो डोनेशन कलेक्ट किया है, मांगा है, जिस पे हमने काम किया है, वो है 365 रुपये एक बच्चा, यानी 1 चाइल्ड पर डे। और हमको स्केल अप करने के लिए यह
365 क्या करना क्या नहीं करना ये एक बात का पार्ट है कि ये जो और ये जो 365 का अमाउंट है ये है रूरल एरिया और जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए हमने 730 यानी 2 रुपीज़ पर डे पर चाइल्ड का एनुअल एक्सपेंडिचर। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स नॉट ए ओनली 5-day वर्कशॉप। ये जो 5 दिन की वर्कशॉप होती है, इस 5 दिन की वर्कशॉप पूरे लीड इंडिया प्रोग्राम का सिर्फ 5% है। 95% टास्क है कंटिन्यूटी, ऑनगोइंग प्रोसेस। तो ये करने का जो हमारा पूरा मेथोडोलॉजी है, उसमें जो नारायण भाई ने पॉइंट्स दिए हैं हमको, मैंने इसलिए आपके सामने रखा है कि हम अभी क्या करते हैं जो आपको क्लियर हो जाए, तो आपके इनपुट्स देते समय आपको भी आसानी। फिर हम बोलते हैं जब उनको आप मालूम है विवेकानंद उस समय तुम्हारे वो तो रहे होंगे तभी आप हैं, बोले हाँ बिल्कुल, लेकिन आज हम विवेकानंद को जानते हैं उनको नहीं जानते हैं, क्यों? फिर उन्हीं में से आंसर आता है। फिर वो बोलते हैं कि उसने देश के लिए अच्छा काम किया, समाज के लिए अच्छा काम किया, इसलिए हम उनको सब जानते हैं। हमारे दादा ने ऐसा नहीं किया जिसके लिए हम उसको जानते हैं। तो आप क्या चाहते हो कि आपके पोते के पोते के पोते के पोते आपको जाने? बिल्कुल जानना चाहिए मुझे। कैसे जानेगा? कुछ विशेष करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप विशेष बने? आपको कैसे बनना है उस मोड को उसको लेकर के जाना, क्या क्या उसको करना है। एक अच्छी कविता है, वो भाई है एक शूटिंग है और सामने तो उसका ये करके बहुत अच्छी कविता है। मोटा नो मोट 4 टाकुए जाने, नाना ने काम नहीं बुझाए, बेटे झूले से तरह। इसके बाद हम लोग लाइफ एंड विजन, लाइफ क्या है, विजन क्या है, इस पर आते हैं। कि सर्कल जो चलता है जीवन का चक्र, फिर हम प्रश्न पूछते हैं लाइफ किसे कहेंगे, बताइए लाइफ की डेफिनेशन क्या है। तो बच्चे बहुत सारा अपने अपने ढंग से बोलते हैं। तो सिस्टम में एक बढ़िया परिभाषा है कि लाइफ हम उसे कहेंगे जन्म तिथि से लेकर मृत्यु तिथि के बीच का जो पीरियड है वही लाइफ है। जन्म से लेकर मृत्यु तिथि के बीच का जो समय है वही लाइफ है। फिर उसमें बच्चा पैदा होता है, पढ़ता है, जवान होता है, आता है, फिर इस दुनिया से विदा हो जाता है। उसमें उनको ये भी ज्ञान होता है कि ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। आत्मा और दूसरा शरीर वो भी हम उस लेवल तक उसको बताने का प्रयास करते हैं कैसे होता जो उन लोगों ने आपको डिलीवर करके बताया आपने सेम क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपके द्वारा जब इन्होंने कम्युनिकेट किया जो अभी तक 2 या 4 स्टूडेंट या 2 या 4 के द्वारा और इन्होंने कोई और तरीके से किया एग्जैक्टली कुछ पार्ट में उदाहरण देते समय वो अंतर आता है, बाकी कंटेंट को पूरा वही ले जाने का सिस्टम। तीसरा पॉइंट है जैसे आपने पहले वाले में बताया कि जो से लीडर अपने आप निकल के आ गया, वो उनको लगा कि हमको जाना है, वो आगे मेरा कहने का मतलब आप ये कि किस टीम या किस एक्टिविटी जैसे मुझे लगा आपने बताया उसमें भी 2 उद्देश्य हैं। एक तो अवेयरनेस हुआ हमारे, लेकिन अवेयरनेस कम है एक्चुअली हमारा उद्देश्य ये कि सामान्य व्यक्ति की जानकारी देके अपने को महानता में कन्वर्ट कैसे बन सकते हैं। हमारा ये पता लगता चाहिए कि हमारी क्लास क्या क्या चीज़ें हम एड्रेस कर रहे हैं। और जब वो बात कर रहे थे इवोल्यूशन, तो हमारे को इवोल्यूशन करने में आसान या उसमें एक्टिविटीज़ का जो उदाहरण पूछा कि ये भाई कुछ और नहीं, अगर हम एक प्रोजेक्ट बताएं तो वो लीडरशिप से रिलेटेड होगा, तो लीडरशिप का रिलेटेड कुछ अगर वीडियो और होगा चाहे यूट्यूब से ही निकालते हैं क्या कलाम वो और ऐड कर दूँगा, ना कि मैं
क्योंकि मैं लीडरशिप से अलग ना हटी, क्योंकि उस उद्देश्य सेशन का मकसद लीडरशिप का उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन होना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 7 साल पहले यही हैदराबाद में ही IIM में हमारे यहाँ एक्जीक्यूटिव ट्रेनिंग दी है, तो उन्होंने जब हम लोग DRDO के वैज्ञानिक इतने सीनियर होने के बाद उन्होंने भी गेम खिलवाया था, टी कराई थी, और उसमें सेक्रेटरी के थ्रू कोऑर्डिनेशन बताया कि कौन लीडर बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, सारी हमारे 145 वाले व्यक्तियों को भी और 50 वालों को भी सब एक्टिविटी के थ्रू कराया। तो हमें अगर थोड़ा उद्देश्य जो उन्होंने एड्रेस किया होगा तो वो शायद थोड़ा सा नहीं केवल ऐसा ना हो लीडरशिप से पढ़ाते हैं नहीं, वो उनका खुद का होना चाहिए और खुद वो बनाए, खुद बनाए, उसका खुद का खुद करता है। फिर फर्स्ट सेशन के बाद हम फॉर्म फिलअप एक कराते हैं आइस ब्रेकिंग के बाद, वो क्या है अभी और पोस्ट ट्रेनिंग के बाद क्या आना चाहिए उसको छोड़वाते हैं, बाकी छोड़ दो इतना अभी करवाओ जो उनको एक्टिविटी क्या करें और विजन के लिए नहीं, हाँ गोल के लिए है, वो एक्टिविटी नहीं, वो समझाने का तरीका है कि भाई जैसे मैंने कहा अभी मैं 25 साल की तक पढ़ाई मैंने किसी और उद्देश्य से करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ने के बाद अब मैं डॉक्टर नहीं, अब मैं कोई व्यवसाय से पढ़ा, मगर मैंने पढ़ाई काहे के लिए किया, डॉक्टर के लिए। अब मैं किसी और प्रोफेशन में चला गया, मैं उसमें व्यापारी बन गया, मैं सीमेंट बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसका बिल्डिंग मटेरियल्स का काम शुरू कर दिया, फिर कुछ समय बाद जा कर के मैं और कुछ बन जाता हूँ, 10-15 साल किया, फिर आगे जाकर मैं गौ पालन करता हूँ। मेरा टारगेट तो फिक्स नहीं होगा, जहाँ मुझे जाना चाहिए, जिसके लिए मैंने किया पढ़ाई 25 साल किया, 30 साल किया, मेरा वो तो चेंज होता है, हाँ बदलता रहा। वो 3 बच्चों को सिखाते हैं, वो जो गोल होगा उससे जो आपका लॉन्ग टर्म, आज से ही आप अगर चाह रहे हैं कि मुझे इस दिशा में जाना है तो आपका शॉर्ट टाइम गोल भी उसी दिशा में होगा, मिड टर्म गोल वही होगा। सिटी में स्टेट यानी सिटी और जिला और ये दोनों सिटी दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके पहले हमारी टीम स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे हम लोगों को लोग जुड़ते जाएंगे तो हम उसमें फिर डिवाइड कर सकते हैं। नहीं पुट इट आई वांट टू पुट इट इन शॉर्ट। तो जैसा आपने कल्पेश जी ने बताया था कि स्टेट के ऑफिस को, तो स्टेट के ऑफिस के नीचे आपके हिसाब से जो रीजनल लेवल, मतलब ये सौराष्ट्र हो, कच्छ हो या कुछ भुज हो या अहमदाबाद हो, ऐसे कुछ रीजनल ऑफिस चाहिए। यही तो आपके पास और कुछ है नहीं, फिर उसके नीचे स्टार्टिंग लेवल पे हम लोग सर इसमें नहीं, ये पद्धति जो मैंने बता रहा हूँ आपको जो समझ में आने के लिए, तो क्योंकि आपकी जो शिफ्टिंग ऑफ पैराडाइम, व्हाट आई मीन, तो आपने जो सोच विचार जा रहा है उसी दिशा से बदलना है। तो पहले जो हो गया सेंट्रल ऑफिस, बाद में आ गया फिर 6 जोन में देश बांटा गया, फिर उसके नीचे स्टेट आ गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्टेट को कैसा डिवाइड करें, तो आपने बोला रीजियन, फिर रीजन के बाद कौन आएगा, ये शाखा है। जब अपना जो मूल है, स्टेम है, सेंट्रल स्टेम से इतना ब्रांचिंग हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो यही जो अपना कंस्ट्रक्शन उसमें हम लोगों को टाइम लगेगा अभी। नहीं मैं आपको आप पहले मेरा सुनिए 1 मिनट। वो जो लगेगा आज पेड़ लगाया, बरगद की पेड़ इतना ही होता है, बढ़ने के बाद बहुत होता है, लेकिन ये जो टाइम नहीं है, पहले जो उनके पीछे जो जीन है, आपके जो साइंस में समझाना है, उसके जो बीन्स के अंदर इतना जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लगा हुआ है, वो बढ़ते बढ़ते वो क्या होगा वो बात अलग है, लेकिन उसके पहले तो उनके जो फीड है। अभी मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ, आप पहले मेरे सुनिए। अगर मैंने पूरे गुजरात में कितने सिटीज़ हैं, कितने महानगर पालिका है, तो 6-7 महानगर पालिका है। मैं हर एक में अभी ऑफिस डालने जाऊंगा, तो मुझे ऑफिस का पर्टिकुलर ऑफिस को मेंटेन करना है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इन फ्यूचर मुझे ऑफिस नहीं डालना है, मुझे ऑफिस डालना है, लेकिन वो उसका एक स्टेज आएगा तब मुझे ऑफिस डालना है। मेथोडोलॉजी को संगठन में मेथोडोलॉजी को संगठन के साथ जोड़ना पड़ेगा। मैं मेथोडोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ, मुझे फाइनेंस कैसे करना है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन संगठन को कैसे टिकाना है उस पर जा रहा हूँ।
कल उठ के मेरे जेब में पैसा नहीं होगा, मुझे बोलेंगे यहाँ से आपको सौराष्ट्र जाना है या सूरत जाना है, मैं कितनी बार अफोर्ड कर पाऊंगा? फिर मैं क्या करूंगा? संगठन छोड़ दूंगा। मैं संगठन छोड़ दूंगा या फिर मैं कोई और तरीका ढूंढूंगा या फिर मैं करप्शन के मैं इसमें चला जाऊंगा। नहीं, ये जो किया है वो ही बताता है, बराबर बात सच है। इसके अलावा भी कुछ और कहना चाहिए? हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हर एक सिटी में ऑफिस जरूरी है, लेकिन अभी हम लोग ऑफिस को इम्पोर्टेंस ना देके पहले ग्रुप बनाए, पहले संगठन जुड़े, संगठन जुड़ेगा ऑटोमेटिक ऑफिस आ ही जाएगी। मेरे पास ऑफिस होगी, मैं शेयर करने दूंगा, चलो मेरी ऑफिस है, आप मुझे खाली इतना अलाउंस दे देना, आप यूज कर सकते हो, या इनकी ऑफिस है। एग्जाम्पल है, पहले लोगों को जुड़ना है, लोगों को संगठन लीड इंडिया के बारे में बताना है, वहाँ पर उन लोगों को समझाना है कि आपको कुछ पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि सबके माइंड में पहले सेमिनार या कुछ भी आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगा या कोई भी ट्रस्ट आएगा, तो सबके मगज में एक ही चीज़ आएगी कि यार मेरे पैसे के लिए ये लोग कर रहे होंगे। तो वी आर नॉट फॉर द फंडिंग ओनली, वी आर हियर टू, हम लोग जो जुड़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, मिशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले लोगों में से नेगेटिविटी वो निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा संगठन। हम लोगों ने सूरत में इतना बड़ा फंक्शन किया, वो मेरा एक्सपीरियंस है भी शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आगे कुछ नहीं हो, जहाँ पर वो स्टॉप हुआ है, बंद भी नहीं हुआ है, संगठन में काफ़ी लोग हैं वहाँ पर, लेकिन उसका एक्टिविटीज़ भी मूवमेंट होना चाहिए, तो वो होगा, संगठन और ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। थोड़ा मीडिया को भी बैलेंस हम लोगों को संगठन में जोड़ना पड़ेगा, वो भी उसमें से भी हर एक मीडिया वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा नहीं है कि हम पॉजिटिव डालेंगे, पॉजिटिव डाले, नेगेटिव डाले, जाएगा तो सही, मीडिया के थ्रू भी लोगों को पता चलेगा, और स्कूल आएंगे और बच्चे लोग आएंगे, ट्यूशन क्लासेस वाले आएंगे कि भाई हमारा भी ट्रेनिंग कैंप होगा। हाँ, स्कूल में पकड़ लेंगे, सूरत में 500 स्कूल होंगे, 1000 स्कूल होंगे, ट्यूशन क्लासेस कितने हैं, वो भी हमारा, उनको भी तो ट्रेन करना है ना। तो वो सब हमारे साथ में स्टूडेंट, ट्यूशन कोचिंग, जो ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, जो प्रिंसिपल जो है उनके हेड, तो वो लोगों को भी हम संगठन में जोड़ सकते हैं कि भाई आप कमाओ, आपका जो कमाना है वो कमाओ, थोड़ा हम में सपोर्ट करें। मेरा खाली इतना ही कहना था। मेरा ये कहना है कि इसमें संगठन के लिए 3 बॉडी होनी चाहिए। एक है टॉप बॉडी, जो उसके नीचे जो 2 बॉडी है उसको कंट्रोल करेगी। हमें आखिर जो स्टूडेंट को ही तक पहुंचना है, तो इसमें 2 पार्ट होता है, इसमें कॉलेज और एक स्कूल, दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है और वो अलग अलग तरीके से लाना पड़ता है। और दूसरी जो टीम होगी, जो दूसरी टीम है, वो टॉप लेवल के जो प्रिंसिपल है, NGO चलाते हैं, सामाजिक संस्था का काम करते हैं, उसको डायरेक्ट हम कनेक्ट करके उसको हम ले सकते हैं। और जो मेन बॉडी होगी वो सबसे पहले जो ऐसे लोग हो उसको इकट्ठा करेगी और उन लोगों को पहले ट्रेनिंग देगी, क्योंकि हमको काम क्वालिटी में करना है। हम डायरेक्ट स्टूडेंट के पहुंच जाएंगे तो ऐसा काम नहीं होगा, इसलिए हमें पहले सब जो जिसके पास यूनिटी है, संगठन है, उन लोगों को इकट्ठा करने का, उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे, उनको ट्रेनिंग देने के बाद ही हम स्टूडेंट के पास जाएंगे और स्टूडेंट के पास स्कूल और कॉलेज दोनों में पार्ट देंगे। इसी तरह 3 तरह पार्ट के हम काम करेंगे तो अच्छी तरह काम कर सकते हैं। मैं कल के समय के बात से सहमत हूँ, उन्होंने जो भी कहा वैसे उसके साथ अपन ट्रेनिंग करते हैं, तो अपना रास्ता तुरंत तक जाने के लिए NGO ज़्यादातर नारायण भाई, मुझे उस ग्रुप में ज़रा जाना पड़ेगा। अच्छा, क्यों? चर्चा में थोड़ा सा रिक्वायरमेंट लग रहा है। ठीक है, आप आइए, आप थोड़ा सा, हाँ, पर आप वापस आइएगा। वापस आऊँगा, वहाँ चिपके नहीं, उधर से भी आया है, उधर भी जाने को बोला गया है, ऑर्गेनाइजेशन में भी, और मैं उधर थोड़ा सा उधर करके फिर आता हूँ। जैसे कि यहाँ 18,600 गांव हैं, तो 18,600 गांव में 42,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं, जहाँ 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। क्रांति नेड स्कूल में बाकी के 15% बच्चे पढ़ते हैं, 5% बच्चे प्राइमरी सेक्शन में सेल्फ फिनेंस में पढ़ते हैं। तो ये ब्रॉड बाइफर्केशन है। बाकी अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है इसका परसेंटेज का रेशियो, बराबर है ना, पर ब्रॉडली तो यही होगा, कहीं 80 का 70 होगा या 80 का 90 होगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 प्रकार के मॉडल सब जगह चलते हैं। क्लियर संगीता में?
बराबर। तो उस हिसाब से हमने जो डिस्कशन किया सबसे पहले अप्रोच की जब बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी डायरेक्ट गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं वो जहाँ 1 से 8 के बच्चे आते हैं, हमारे टारगेट एरिया में 6, 7 और 8 कक्षा वाले आते हैं। 9, 10 और 11 9, 10, 11 और 12वीं जो स्कूल की कक्षा है वहाँ गुजरात का भी अगर मुझे पता है जहाँ पर गुजरात के मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स आर ग्रांटी नीड स्कूल्स, मेजोरिटी आई नॉट ऑल, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट के डायरेक्ट स्कूल्स बहुत कम है। हार्डली पूरे गुजरात में 9, 10, 11, 12 कक्षा तक डायरेक्ट गवर्नमेंट के चलाने वाले 50 या 100 स्कूल होंगे पूरे गुजरात में, पर ग्रांटी नीड स्कूल की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 1000 और सेल्फ फिनांस अगेन वो बहुत कम, 200, 400, 500 की संख्या में। तो ये मिक्स हाई स्कूल के लेवल पर, एक प्राइमरी हो गया दूसरा हाई स्कूल हो गया, और कॉलेज तो आजकल सब ऑलमोस्ट सेल्फ फिनांस, ऑलमोस्ट, थोड़े को छोड़ दिया जाए तो ये आज के शिक्षण की स्थिति है। दूसरे स्थिति राज्यों की आप बता सकते हैं नहीं, इतना टारगेट तो 6 साल से 30 साल तक के बच्चे हैं, तो यूथ भी आ जाता है ना, कॉलेज भी आ जाती है उसमें। एबीडीपी में 6 to 10th क्लास 6 to 10th इज द मेन एबीडीपी। कॉलेज को भी देता है बट दैट इज डिफरेंट मॉड्यूल, अभी तक दिया नहीं, हम आंध्रा में दे दिया है, वो 1 दिन का प्रोग्राम है, दैट इज डिफरेंट मॉड्यूल। बट नाउ वी आर प्राइमरी सूरज बाबू राइट 6 to 10 हम कवर करते हैं, मेन फोकस इन 6 to 10 एबीडीपी प्रोग्राम। तो पहले हाँ, गाँवों में कई जगह तो आज भी 5वीं तक के ही स्कूल है, जो छोटा गांव है बच्चे नहीं मिलते हैं, इस स्टैंडर्ड तक ही होता है प्राइमरी में, पूरे भारत में वो है, वो पूरे भारत में वही है, पूरे भारत में वही है। साउथ में तो 5 तक जो प्राइमरी मानते हैं, मिडिल मानते होंगे, अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी, उसको आप नाम उसको कुछ भी बोलो, अपर प्राइमरी बोलो, लोअर प्राइमरी बोलो, कई जगह 6, 7, 8 को मिडिल स्कूल भी बोलते हैं, तो वो अलग कंसेप्ट इज दिस 1 to 8 का, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आया 2009 में तो 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चे की चिंता की है, तो 14 साल का बच्चा मतलब 8वीं कक्षा, ये ब्रॉडली हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी मैं ब्रॉड डिस्कशन कर रहे हैं, अपन उसका फाइन और थ्रेड नहीं कर रहे हैं। अगर हम शुरू में ही क्या निकल के आएगा और उसके हिसाब से शुरू के ही चेंजिंग पैटर्न में पड़ गए तो हम एग्जीक्यूशन को डिफर कर जाएंगे। मेरा भी सोच ये है एट प्रेजेंट उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर थोड़े से एग्जाम्पल भले ही ऐड कर अभी उसको साल 6 महीने जो भी हम एक स्टैंडर्ड बनाएं और साथ में जैसे आपने भी कहा था इवेल्युएट करते जाएं और ये करते जाएं कि हाँ इस वाले से लीडरशिप बढ़िया आ रही है, इस वाले से कोऑर्डिनेशन अच्छा आ रहा है, जो भी हम एट्रीब्यूट्स को एड्रेस कर रहे हैं वो अगर इम्प्रूव होते जा रहे हैं तो उनमें एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते जाएं, वो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अगर कुछ और कड़ी मिसिंग हैं और जिसको कुछ ग्रुप्स एक्सेप्ट करते हैं तभी एडिशन का सोचा जाए। अभी नहीं, अभी तो हमारे पास में यही आज बात सुने हैं या समझे हैं, अपने अपने स्केलिंग इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज। अगर स्केलिंग में ही हमने डिफरेंशिएशन भी कर दिए तो स्केलिंग, डिफरेंशिएशन, एग्जीक्यूशन इसमें इतने बड़े गैप्स आते चले जाएंगे जो शायद अहमदाबाद में कुछ और होगा, इवन गुजरात के और मॉडल में कुछ और होगा, और अगर छत्तीसगढ़ पहुंच गए तो बिल्कुल ही अलग। 10,000 बच्चों में जो कह रहा हूँ मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि स्केलिंग के लिए एम्प्लॉयमेंट जरूरी है और वो सबके लिए सब स्वीकार्य होना चाहिए, परंतु अगर हम उसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या कोई करना चाहता है तो हम कैसे ये प्रूव करेंगे कि एक्सपेरिमेंट सही है, करना चाहिए। मनीष थोड़ा जोर से बोल या फिर थोड़े आगे आ, क्योंकि वो लोगों का आवाज़ इतना जोर से है कि हम सुनो। बस वहीं खड़ा रहे। अजय भाई आप थोड़ा पीछे जाओ। बेसिक चीज क्या है कि हम किसके बीच में काम करते हैं। 3 फील्ड है हमारे, पहला है विद्यार्थी, दूसरा है शिक्षक
और तीसरा है पैर। उसको हम गोद में पहले घुमाते हैं, फिर वो घुटने पे चलता है, फिर वो कुर्सी पकड़ता है, फिर वो उंगली पकड़ता है, फिर धीरे धीरे ऐसा आता है उंगली छोड़ के वो दौड़ने लगता है। तो हमको कब तक उनको क्या करना है, हमको उनको इस तरह के कंटेंट से जो एंड रिजल्ट की बात जो हो रही है, एंड रिजल्ट ये है कि हमने उसको जगा दिया तो उसके बाद फिर वो अपने से जागा रहे या फिर वो बार बार सोता रहे। तो हमको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। हर तरह के 100 बच्चे एक स्कूल में मिल सकते हैं, किसी स्कूल में 1000 बच्चे मिल सकते हैं, और 100 के 100, 1000 के 1000 कैरेक्टर। और इनके ऊपर काम करने से पहले हमारा जो बेस लाइन सर्वे, हमारी वर्कशॉप में इवेल्युएशन, वर्कशॉप के साथ साथ में डॉक्यूमेंटेशन, उसका असेसमेंट, विद्यार्थी के ऊपर फुल टाइम कैसे काम करना, उसके लिए क्या कंटेंट होना। इवन इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, छोटी छोटी स्मॉल बुक्स। हम डॉक्टर कलाम के इतना कुछ उनका रिसर्च है, इतनी उनकी सारी उनका स्पीचेस है, उनकी छोटी छोटी बुक्स जो पॉकेट में रखी जा सकती है, अलग अलग टॉपिक पे सैकड़ों वैल्यूज़ की अगर हम श्रद्धा, अहिंसा, सत्य, इन सिंगल वर्ड्स ऐसी अभी हमारे पास लगभग हमने 36 वैल्यूज के नाम को मार्क किया है। लेकिन जो अभी शायद यहाँ पे गीता छल्ला जी के बारे में बात आई है, गीता छल्ला जी ने मोर देन 190 वैल्यूज को मार्क किया है, और उसको कैसे बच्चों में ले जाने के लिए जो हमारा फुल टाइम ट्रेनर है, वही मेन श्रद्धा का केंद्र बिंदु होना चाहिए। यानी कि मैं अगर बच्चों को वर्कशॉप दे रहा हूँ और शाम को सिगरेट फूक रहा हूँ, तो बच्चा भी वही करते हैं। नहीं, वो आपकी सुनेगा नहीं, वो आपका वही श्रद्धा का केंद्र बिंदु सुनेगा। यानी आपके एक शब्द बोला वो तुरंत आपकी बात मानेगा। ऐसे ट्रेनर तैयार करने के लिए वो मॉड्यूल में पूरा परफेक्शन और बाय उसका डॉक्यूमेंटेशन, इस सेशन में हमको क्या क्या कवर करना है, यह तो एक पार्ट है। उसके साथ में दूसरा पार्ट है कि वह ट्रेनर कैसा होना चाहिए, उसका जीवन कैसा जीना है उसे। ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं। उनके नीचे फिर जो दूसरी मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी वो स्टेट की रहेगी, बराबर। स्टेट के बाद हम आगे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, फिर तालुका या तो रीजनल बोल रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, रीजनल बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो जगह बड़ा है, तो हर डिस्ट्रिक्ट को रिपोर्ट करने में तो बहुत समय लगेगा। करण जी ने बताया था, तो जो वो बहुत दूर है, 700 किलोमीटर दूर में से, तो वो आके सेंटर को रिपोर्ट करना मुश्किल है। अगर आपको ये डिवीज़न की ऑफिस करना है अहमदाबाद में, तो मैं आपको जगह दिलवा सकता हूँ, कोई भाड़ा लेगा नहीं। आपको सिर्फ वहाँ का टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी भरने का बस। जो मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट हो गई, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए रीजनल है। स्टेट के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट। मैं ये बोल रही हूँ कि जो मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, काम जिसने मेन करना है, जो जोनल और रीजनल बॉडीज हैं, ये तालमेल के लिए मेनली रहेंगी। वो ठीक है, ये मेनली तालमेल के लिए रहेंगी। जैसे स्टेट की बॉडी बनाया ना हमने, स्टेट की बॉडी बना दिया आपने। अब स्टेट हमारा 5 डिवीजन में बटा हुआ है, तो 5 डिवीजन में हम 5 डिवीजन चेयरमैन बनाएंगे, उसके बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट बनेगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद मैं एग्जीक्यूटिव मतलब काम करने वाली, जो मेन जिसने काम करना है उस बॉडी की बात करूँ, उनके बीच में तालमेल करने के लिए रीजन और जोन है। रीजन के बाद स्टेट, स्टेट के बाद जोन। तो काम करने वाली जो मेन फील्ड में जिसने काम करना है, जिसने सारी व्यवस्था देखनी है, वो सेंट्रल बॉडी, स्टेट बॉडी, डिस्ट्रिक्ट बॉडी, और उसके बाद हमारी जो लोकल बॉडीज है, जो गांव-गांव में काम करेगा, ये होगा। गांव के लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता
जिनको हम ऑनरेरियम देंगे, वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जिनको हम क्लस्टर कह सकते हैं या जो भी नाम उनको देंगे, उन उसमें एक एक ऐसा पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहेंगे जो जिनको हम ऑनरेरियम देंगे, जो स्कूल में जाकर स्कूल में जो भी हमारी वर्कशॉप्स होने वाली हैं, उसके बाद उनके फॉलो अप प्रोग्राम्स चलने वाले हैं डे टू डे बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, वो उस सबकी चिंता करेंगे। चिंता उनको करने के लिए जैसे मान लीजिए कि अभी उसमें हमें 2 चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा है तो कम जगह में हमको ज़्यादा स्कूल्स मिलेंगे, तो उठने के लिए एक कार्यकर्ता पूरा है, या कहीं पे डेंसिटी बहुत कम है लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर अपने को कम वो लोग को प्रेजेंटेशन भेज के देन दे विल कम टू नो लेटर। में एक दिन मैं गांव गया तो मेरा लोकल लीडर्स को मिला है, आई मेक देम कन्विंस एंड मैं प्रोग्राम अरेंज किया। उसको 3-4 महीना लगा टू गेट द DO अप्रूवल्स एंड ऑल। सो वैसा मेरे उधर फर्स्ट प्लस पॉइंट क्या है, मेरा सपोर्टर्स, दैट इज़ माय फर्स्ट प्लस पॉइंट। वैसा ही हर एक का वो लोग का कुछ सपोर्टर्स किधर तो किधर रहता ही है, एंड फोकस पॉइंट और प्लेस तो रहता ही है। सो उधर ट्राई करना, पहले ट्राई करके कोई तो एक इंडिविजुअल को पकड़ना, नहीं तो एक इंस्टीट्यूशन को पकड़ना, नहीं तो एक NGO को पकड़ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड, मेक देम अंडरस्टैंड आवर कॉन्सेप्ट, इसका ज़रूरी है। एंड समझा के एंड ये स्कूल में हमको आइडेंटिफाई करके डायरेक्टली बताने कि ये स्कूल में आपका करने से ऐसा होएगा। अपन सीधा अपना मॉडल लेके जाएगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे आपका साथ, एंड पहले अपन तैयार होके जाना पड़ेगा कि उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल, नहीं तो सपोर्टिंग, वो सब पहले प्रिपेयर होके जाके एक्सप्लेन करने से अपन को क्या कि 90% काम हो जाता है। अगर वो एक्सेप्ट किया देन इमीडिएटली वी नीड टू सेंड द ट्रेनर्स। 3 दिन और 5 दिन का शेड्यूल लेना पड़ेगा, स्कूल के एग्ज़ाम्स ना हो, वो लोग का रेगुलर शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो। सो देन वी नीड टू conduct the ABDV program. This is a simple approach. I mean, implementation of ABDV program. It is not simple approach. No. This is the way. It may take 3 to 6 individual months से बात कर रहा हूँ मैं, also. individual level. सभी जिलों में DO की परमिशन लेनी जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। सी इज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, आपको कोई भी स्कूल एंट्री नहीं देगी। एंड प्रॉब्लम क्या है, हेडमास्टर है गवर्नमेंट स्कूल में, हम जहाँ बात कर रहे हैं, हेडमास्टर इज नॉट ऑथराइज टू गिव यू एनी परमिशन फॉर एनी NGO टू वर्क, बिकॉज वी आर वन ऑफ द NGOs। NGO को काम करने की अथॉरिटी खाली डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ही दे सकता है परमिशन, बाकी कोई नहीं दे सकता। इवन स्टेट डायरेक्टर का भी मैंने मेरे काम के लिए अप्रोच किया था, तो स्टेट डायरेक्टर ने भी मना कर दिया था। प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ गुजरात स्टेट बोले हमने ये फुल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को दी हुई है, सो यू अप्रोच देम ओनली। प्रिंसिपली वी एग्री विथ योर प्रोग्राम, आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को मिलो, परमिशन दे देंगे। परमिशन नहीं देते हैं तो आप मुझे बोलो, मैं फोन करूंगा, पर परमिशन तो वहीं से लेनी पड़ेगी। हमारा so that is very clear है DO के पास, वेरी क्लियर। वो दिया नहीं, पहले हम देखते हैं बोल के गया। देन मैं क्या किया, 1 महीना वेट किया, देन मैं MLA से फ़ोन करवाया, तभी काम हुआ। बट अल्टीमेटली DO एक्सेप्ट करना है, अर्लियर DO फाइनल। एंड टीचर्स भी इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो लोग बोले कि वो आपको लगता है कि हम नहीं बता रहे क्या बच्चों को, ये सब नहीं सिखा रहे क्या, हम ऑलरेडी सिखा रहे, ऐसा बहुत सारा चैलेंजेस आते हैं। बट आफ्टर ही इज राइट, DO को कन्विंस करना इज वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क बाय एंड लार्ज। मैं 10 DO को मिलूंगा तो 8 DO तो मुझे परमिशन देंगे, 2 नहीं देंगे जो इनको मिले उनमें से 2 में से एक ऐसा था। पर मेन चैलेंज स्टार्ट फ्रॉम द टीचर एंड प्रिंसिपल, दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इन द स्कूल प्रीमाइसेस। DO की परमिशन है तो भी आपको अलाउ नहीं होने देंगे। मैंने ये सब फेस किया दिखाएगा। सो वीडियो कैन बी यूज एज ए लर्निंग एड, बट हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कितना करना है और कितना नहीं करना, क्योंकि ओवर यूज में प्रॉब्लम होती है। परंतु क्योंकि हमारे पास जो ऑडियंस है, एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी वर्कशॉप का जो ये वर्कशॉप है, और वर्कशॉप में ऑडियंस कितने होंगे, 30, 100, 500, क्योंकि 750 से लेके 30
पार्टिसिपेंट तक की वर्कशॉप्स हुई हैं। तो इसमें डिपेंड करेगा कि कैसा ऑडियंस है। अगर ऑडियंस है तो मैं 200-100 से ऊपर ऑडियंस है तो मैं एक्टिविटी नहीं करवा सकता, तो वहाँ मुझे ऑडियो विजुअल में ही जाना पड़ेगा। वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा मैं बच्चों को, मैं इंटेंशन को उनको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ऑडियो विजुअल में जाना पड़ेगा। तो अगर जितना ऑडियंस कम है उतनी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, उतनी पार्टिसिपेटरी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। जितना ऑडियंस कम है उतना हमें इंटरेक्ट मीडियम में जाना पड़ेगा, मीडिया यूज़ करना पड़ेगा। ये एक बात है। मनीषी, एक मिनट, मैं जो बात कह रहा था, मैं कह रहा था कि ऑडियंस को अगर हम डिफाइन नहीं करते तो मीडियम डिफाइन नहीं होता। जितने ऑडियंस ज़्यादा होंगे उतने ऑडियो विजुअल को यूज़ करना पड़ेगा, इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, उनकी अटेंशन को कंट्रोल करने के लिए और कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए। परंतु ऑडियंस जितने कम होते चले जाएंगे उतना पार्टिसिपेटरी मेथड काम आता है। तो मीडियम कौन सा और कितना यूज़ करना वो डिपेंड करेगा कैसा कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए हमें अपने ट्रेनर को एम्पावर करने के लिए वो भी सेट करना पड़ेगा। वीडियो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वो इंटरनेट के थ्रू नहीं, इंट्रानेट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अगर इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे तो उसमें उनको उस रिलेटेड मटेरियल के बाहर जा कर के कचरा भी पाने का ऑप्शन बढ़ जाएगा। पहले फेज़ में आज जो हमको एक अभी जो यहाँ पे कंक्लूड करके रखना है कि एक्शन पॉइंट क्या, हमको रिसर्च करनी है कि नहीं करनी है, हमको पहले असेसमेंट करना है कि नहीं करना है, बाद में कब असेसमेंट करना है कि नहीं करना है, हमको किस लेवल का इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, हमको कितना डेटा इकट्ठा करना है, क्योंकि डेटा एक बहुत बड़ी फील्ड है। ये चीज़ें थोड़ी सी अगर सुशील जी इस पर आप इसको एक कि अभी के एक्शन पॉइंट आप सभी लोग का अगर एक हो जाए कि वो क्या है, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है कि इसमें इवेल्युएशन, उसका मॉड्यूल, ये सब बनाना एक अलग पार्ट है, करना है ये क्लियर है, लेकिन यहाँ अभी क्या करना है वो एक चीज़ थोड़ी सी अगर डिज़ाइन हो जाए के ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं आ सकता, तो हमें क्यों करना है ये डिफाइन जब तक नहीं होगा तब तक ये व्हाट एंड हाउ के मेथड के ऊपर का कैसे कंसेंसस आ पाएगा। हाँ, मैं क्यों, मतलब ये जो वर्कशॉप हम कर रहे हैं इसका डिजायर्ड आउटकम क्या है, ये या लिंक चला रहा हूँ, इसके ऊपर मेरे डिजायर्ड आउटकम क्या है, ये किस पर्पस को सॉल्व करने वाला है, उसको डिफाइन करेंगे। और उसको पूरा करने के लिए क्या नॉलेज चाहिए, क्या एटीट्यूड चाहिए, क्या स्किल चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एक्सपोजर चाहिए, उसके मुताबिक सेट हो जाएगा। जो आज भी YouTube पे अवेलेबल है और वह 14 अगस्त 2002 की उनकी स्पीच में है, आप बढ़ो देश को बढ़ाओ। मैं खुद आगे बढ़ूं, दूसरों को भी मदद करूं और देश को आगे बढ़ाऊं। ये हमारा क्यों है। ये उनका स्पीच का कंटेंट है जिससे मैं प्रेरित हो सकता हूँ, परंतु इससे मुझे मार्गदर्शन नहीं मिलता, उसको मुझे एलैबोरेट करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये पहला स्टार्टिंग हो सकता है, परंतु इसको एलैबोरेट करना जरूरी है। इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये अभी तुरंत करना इस समय का विषय नहीं है। मैंने कहा कि इसके बिना कोई प्री असेसमेंट, कोई पोस्ट असेसमेंट पॉसिबल नहीं होगी। जी भाई, आप बढ़ो देश को बढ़ाओ, ये सफिशिएंट है, बहुत क्लियर मैसेज देता है। कैसा बढ़ना है इसको आप डिटेलिंग करने जाएंगे तो यस, इसमें बहुत कुछ आएगा, कैसा बढ़ना है जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप इसकी बहुत बड़ी व्याख्या जो 10 साल के बच्चे के लिए, हमारे पास केवल 5 दिन के 25 घंटे हैं, उस 25 घंटे में हमें उनको डिलीवर करना है। आगे बढ़ने के हज़ारों माध्यम हो सकते हैं, हमें बच्चों के उस 25 घंटे में उनको क्या डिलीवर करना है, मैं उसको डिफाइन करना चाहता हूँ। आप बढ़ना इज क्लियर, परंतु उसको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हर जगह माहौल अलग रहता है, ठीक है। ये जो कंटेंट बनाया है वो एक्सपीरियंस से बनाया होगा, श्योर, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बना। 30 ईयर्स जो भी बना है एक्सपीरियंस से बना है, तो वो चेंजेस भी होते हुए बहुत हुआ। तो वो फिर हम अगर करना चाहते हैं जो कल कर दिया फिर वही करेंगे। तो यानी वो ये अप्लाइड है,
अप्लाई किया हुआ है तो उसका रिजल्ट जो आया है तो चेंज तो आएगा ही, लेकिन आप जो बोलते हैं आप बढ़ो, फिर तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस, वो तो खुद को तो करना ही है, खुद तो आपको तो बढ़ना ही है, आपको तो बढ़ना ही, लेकिन मैसेज भी देना पड़ेगा। दुनिया का कौन सा कंटेंट इसके अंदर नहीं आ जाएगा? मैं उल्टा सवाल पूछता हूँ, दुनिया का कोई भी कंटेंट कहीं भी कोई भी पढ़ा रहा है वो इस कंटेंट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? इस उद्देश्य के अंदर आप बढ़ो और दूसरों को बढ़ाओ, ये इतना ब्रॉड है, ये जो उद्देश्य है इतना ब्रॉड है, परंतु इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ पैरामीटर्स तो डिफाइन करने पड़ेंगे। आपने इस वर्कशॉप को एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता लग रहा कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, तो इसलिए पर मैं कैसे समझूंगा? तो क्या हर व्यक्ति को हमें वर्कशॉप में लाकर बिठाना पड़ेगा, तब जाके समझाना पड़ेगा? तो कोई व्यक्ति कैसे समझता है तो उसको पैरामीटर बता दिए जाते हैं, भैया ये हमें अचीव करना है और उसके लिए हमें ये टूल्स, ये मेथोडोलॉजी की जाती है, ये हमारा पहले बच्चे यहाँ थे और अंत में बच्चे यहाँ पहुँचे, उसके एक मेजरेबल रिजल्ट है। मैं उसको सिर्फ मेजरेबिलिटी में लाने की बात कर रहा हूँ। अब ये ब्रॉड है, एक्सेप्टेबल है, ब्रॉड है, मैं इसको स्पेसिफिक और क्लियर करना चाहता हूँ। रिसर्च का और कंटेंट का यही काम है, कंटेंट ये नहीं डिसाइड करेगा कि क्यों पढ़ाना है, ये हो गया बात, पर इसको एक अमली जामा पहनाना है, इसको जीवंत करना है और सस्टेन करना है, उसके लिए कंटेंट की बात। इसलिए कंटिन्यूशन ऐसी एक सेशन हो गया फिर दूसरा सेशन भी होगा, वो प्लानिंग में रहता ही है। हाँ, प्लानिंग में रहेगा ना। आपकी बात सही है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। वाई एस्पेक्ट, व्हाट और हाउ की हमने बात कर ली, वाई एस्पेक्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती, वो सिंबॉलिक बढ़ती है। लेकिन इनका जो क्वेश्चन जो है मनीष जी, वो हम जो चार्टर जो किया है इनके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। कैसे? मैं आई ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट गोल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड वैल्यूज़, ये कहाँ से आए? हाँ, ये चार्टर में कैसे आए? तो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाई probably. It is not. No, I'll explain. Let me complete. बेसिक जो प्रेजेंट सिस्टम जो है और डॉक्टर कलाम का विज़न है, ये दोनों में गैप क्या है? ये गैप को फुलफिल करना है, इसीलिए ये हमने प्रोग्राम इनिशिएट किया है लीड इंडिया। हाँ, एक ये वाई का एक बेसिक फाउंडेशन ये है। वहाँ से नेक्स्ट स्टेप जाता है वाई का कि वैल्यूज़ जो है वो वैल्यूज़ एक गैप है, स्किल्स जो है वो एक गैप है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल डेवलपमेंट मिशन आउटसाइड द एजुकेशन सिस्टम इतना क्यों स्प्रेड कर रहा है? क्योंकि स्किल नहीं है, उसमें स्किल अभी प्रेजेंट सिस्टम में नहीं है। तीसरा एटीट्यूड जो है वो भी मिसिंग है एलिमेंट। नॉलेज है तो अभी इंफॉर्मेशन स्केल पे है, नॉलेज स्केल पे नहीं है। अभी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है, बेसिकली डेटा वेयरहाउसिंग सिस्टम है। और गोल्स है तो गोल्स भी नहीं है, किसी का गोल नहीं है, गोल और रोल में उनको क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो 5 जो पॉइंट्स जो है वो वाई का आंसर देता है कि ये 5 नहीं है अभी, इसीलिए हम आप बढ़ो, इस डायरेक्शन में बढ़ो, वो बात कर रहे हैं। उसके लिए क्या उसका कंटेंट होना चाहिए वो डॉक्टर कलाम ने जो कहा है उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हमने फाइन ट्यून किया है, और उसमें जो वैल्यू एडिशन की है उसका एक जो कंटेंट का बेसिक पेपर है सबको डिस्ट्रीब्यूट करके सजेशंस मंगवाए जाए, उसको फाइन ट्यून किया जाए तो उसमें अपडेट हो जाएगा। तो आपका वाई हो गया, व्हाट हो गया, फिर हाउ वाली जो बात आई कैसे स्प्रेड करना है, जहाँ हम पहुँच सकते हैं, जहाँ फिज़िकली डिलीवर कर सकते हैं वो श्रेष्ठ है। लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है कि 125 करोड़ कैसे हम करेंगे। तो उसको सप्लीमेंट्री, उसको फास्टर डिसेमिनेशन के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉड्यूल्स डिलीवर करने हैं, जैसे रेप्लिकेशन उसका फास्ट होगा। सभी ट्रेनर आपका ट्रेंड नहीं चाहिए, उसको जस्ट डिलीवरी करना है। DRDO के इतने वर्षों के कार्यक्रम में जब ढूंढा गया तो कहीं कोई डाटा नहीं था और कहीं उस तरीके का था नहीं, तो इस तरीके से इसलिए प्रिय माना गया कि स्टैंडर्ड किसी भी वर्ड में, किसी फॉर्मेट में थोड़ा सा इतना इस तरीके से किया जाता है तो इस तरीके से लेके चले।
तो अब मैं आता हूँ अपने कंटेक्स्ट में, इसीलिए हमने बार बार शुरुआत ये की है अभी वाई वाट हाउ वी आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग द रिसर्च इन दैट स्टाइल। व्हाट आई स्टार्टेड विद, मैंने बहुत तेज से बड़े कॉन्टेक्स्ट में बड़े स्टैंडर्ड टर्म में बोला था, अभी इसको एज इट इज़ प्रोग्राम को लेके चलें, इसीलिए एग्जीक्यूशन और एवेल्यूएशन पैरेलल में जाएगा, पहला पॉइंट। इसलिए एग्जीक्यूशन को करते में कंटेंट में बहुत अंतर ना आए, केवल उतना लेके चलें भी इसको कार्य को। इन एडिशन पैरेलल में एवेल्यूएशन करते हुए चलें। जो पॉइंट आया था, जैसे मैंने बीच में शेयर किया कि पहला जो कंटेंट लिया है, या तो हम उन बहन के पास पहुँचें जिन्होंने इसको सब डिफाइन किया है, उनसे फिर रिसर्च के पेंडा। इसलिए अब ये अपने जो हमारे कॉमन सेंस के लोग हैं उनके द्वारा मानते हुए कि ये इश्यूज उन्होंने एड्रेस किए थे वो करेक्ट हैं नहीं, अभी उनसे करते हुए हमारा वो मॉडल निकल के आएगा नहीं, वो अभी ना करें। अभी उनको ये मान के कि वो सही हैं, उनमें कौन कौन से इशू एड्रेस हो रहे हैं, वो सही तरीके से चल रहे हैं, पहला वो करते चलें। और धीरे धीरे एक्सेप्टेंस के साथ में जहाँ जहाँ एक्सेप्टेंस जाता चले उसको मॉडिफाई करते चलें, उसी में ही वो पॉइंट को एवेल्युएट करते चलें। आप ये उम्मीद करो कि इसमें लीडरशिप हो रही है नहीं हो रही है, ये या तो वो व्यक्ति हमारे साथ में इन्वॉल्व हो जिसने उसको बेसिक डिज़ाइन किया, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारे कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जहां अगर हम देखेंगे कंपोजिट रूप में, जहां से हमको ऐसे ज़्यादा कार्यकर्ता मिल सकते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप में मैं 10 लोगों को बुलाऊं तो शायद 2 के मन में ऐसी भावना होगी, लेकिन किसी संस्था में ऐसे इस तरह का डेवलपमेंटल वर्क चल रहा हो सकता है जहां पर 10 में से 8 के मन में ऐसी भावना मिलेगी। तो ऐसी संस्थाओं के माध्यम से या किसी भी दूसरे माध्यम से हम किस तरीके से ऐसे फुल टाइम कार्यकर्ताओं का निर्माण अपने यहाँ कर सकें, इस पर भी अपना अपना थोड़ा सा रुचि बताएं। अगर हम इसमें राजकारण या पॉलिटिक्स जो बोलते हैं वो अंदर लाएंगे तो उसमें 2 चीज़ जुड़ेगी, एक तो पोजीशन के लिए फाइटिंग होगी और दूसरी चीज़ करप्शन भी जुड़ता जाएगा। चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखेंगे। आपने बहुत अच्छा कहा कि जो अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन जिनके पास एजुकेशन है, लेकिन एक चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है कि हम उनको इस काम में लगाने से पहले ट्रेनिंग देंगे हर तरह से। हाँ, ट्रेन होने के बाद 4 महीने के बाद 6 महीने के बाद कहीं से अगर उनको लगे कि नहीं मुझे वहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है तो मुझे वहाँ चले जाना चाहिए, इस भावना का भी ध्यान रखना है। आपका जो भी आप देने वाले हैं उसमें इंक्रीमेंट या और एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटीज़ होती होगी तो कोई ज़्यादातर छोड़ेगा नहीं, लेकिन हम लोगों को उसके साथ में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो लोग इतने साल के लिए तो नहीं छोड़ के जाए। अपन जो आदमी को काम दे रहा है वो आदमी एक बच्चों के साथ जो मिलजुल जुल के काम करने वाला है, उनके जो रोल मॉडल है, तो जैसा माँ बाप घर में जो करते हैं वो बच्चे इमिटेट करता है। वो अपन जाके मंदिर गया वो मंदिर जाएगा, अपन वो साष्टांग करेगा वो साष्टांग करेगा। जैसा अब ये जो पूर्णकालीन कार्यकर्ता रोज़ाना जाके स्कूल में होगा, उनके साथ मिलजुल के काम करेगा, उनके कैरेक्टर वो सब अच्छा रहना चाहिए। तो वैसे लोग हैं जैसा वो जो 10% ज़्यादा वो मिल गया तो काम छोड़ के चला गया, ये बात नहीं है। पक्की बातें चलाई जाए। हाँ, तो विचारों से जुड़ेगा वो टिकेगा। हाँ, जो विचार का तो ऐसे लोगों को आपको कोई पहचानत में है तो ऐसे लोगों को अपन चुनने से उसको जो अपन ट्रेनिंग दे के उसको जो अपन ये बनाएंगे, ध्यान रखना है। हाँ, आपको भी ट्रेनिंग देंगे क्योंकि अभी जो ज़्यादा उपयोगी होंगे, क्योंकि वो फिर ऑनरेरियम नहीं रहेगा, वो तो सैलरी हो जाएगा। हाँ, ऑनरेरियम ऐसा होता है। सैलरी जिसको मिले नहीं, मतलब मैं नहीं कल्पेश जी, मैं ये भी बोल रहा हूँ उनकी जो ज़रूरतें भी पूरी भी करना है, नहीं तो जितना भी मन में अच्छे भावना हो लेकिन वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उनके जो घर में प्रेशर होता है, बीवी बच्चे होंगे, वो तो माँ बाप के होंगे, कोई जिम्मेदारियाँ भी होंगी, तो फिर इतना कम भी नहीं देना चाहिए बोलकर, सैलरी बोल के ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए। तो फिर भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए अच्छे लोगों को चुनना है। पैसे की नहीं बोल रहा हूँ मैं, पैसे का नहीं बोल रहा हूँ। सेवा करने वाले लोग और उसके साथ में एजुकेशन होंगे तो एजुकेटेड होंगे तो क्या है, और लोगों को जल्दी से समझा सकेंगे और बच्चों को, नहीं तो फिर उनको ही हम लोगों को ट्रेन करने में बहुत टाइम लगता रहेगा। तो हर एक व्यक्ति को कितना टाइम, कम से कम कितना टाइम देना पड़ेगा ये फुल टाइमर को छोड़ के
उनके लिए समय की पाबंदी नहीं है, लेकिन काम की एक दिशा कि ये काम अगर मान लो मेरे पास ये काम आया कि मैं ज़िले में कोई मैंने काम लिया कि मुझे अपने नीचे का जो ये तहसील है, उस तहसील में मान लो 20 गांव हैं, 50 गांव हैं, तो वो 50 गांव में जाकर 50 गांव के स्कूल्स, तहसील में जो स्कूल तहसील बेस्ड है, उन स्कूलों से मुझे बात करना है। उसके लिए मुझे अपनी टीम भी खड़ी करनी पड़ सकती है, तो मैं वो भी करूँ। अगर आप अकेले इतना करने जाओगे तो आप तो फुल टाइमर ही हो जाओगे, आपको फुल टाइम निकालना पड़ेगा। तो अपने नीचे ऐसी टीम बनाना, साथ में खड़ी करना, जिनके साथ आप काम डिवाइड कर सकते हो। और अलग अलग स्कूल में मानो कि आपने 10 लोगों को अपने साथ जोड़ा, तो वो 10 आदमी महीने में 2-4 स्कूल, 5 स्कूल, जैसा उनको समय लगता है, वो जाके उतना स्कूल से बात करके और वहाँ की एक व्यवस्था बनाए। कम से कम समय कि ऐसे तो कोई लिमिट नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने मन में कुछ धारण करें कि अगर मान लो मैं हफ्ते में 1 दिन दे सकती हूँ, तो मुझे ये वाले काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। काम तो सब अलग अलग रहने वाले हैं, किसी काम में ज़्यादा समय लगाना पड़ सकता है, किसी काम में कम समय लगाना पड़ सकता है। अगर मेरे पास समय की क्या अवेलेबिलिटी है, मेरे घर की मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे प्रोफेशन की मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको देखते हुए कितना समय मैं इस संस्था को दे सकता हूँ, ये देखते हुए मैं जिम्मेदारी लूँ और उतना समय दूँ। हो सकता है कि मैं शायद हफ्ते में 2 दिन दे दूँ, हो सकता है आप हफ्ते में 1 दिन दे सको, हो सकता है करण हफ्ते में 2 घंटे निकाल पाए, लेकिन वो सभी इम्पोर्टेंट है। इसलिए कम से कम समय संस्था की तरफ से कुछ नहीं, आप देखो कि आपके पास कितना समय है, उसके हिसाब से क्या जिम्मेदारी लेकर आप वहाँ काम कर सकते हो। जिम्मेदारी तो सभी तरह की रहेगी, काम सभी तरह का रहेगा, कम समय में करने वाला भी रहेगा और ज़्यादा समय देकर करने वाला भी रहेगा। आप कौन सा कर सकते हो ये आप में देखिए। लीड इंडिया का यह कार्यक्रम, इसमें न्यूक्लियस सेंटर क्या है? न्यूक्लियस सेंटर है फुल टाइम ट्रेनर जो विद्यार्थी के बीच में काम करता है। मैं उसका सिंपल छोटे छोटे 2-3 उदाहरण देता हूँ। हम घरों में जाते हैं, घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ अगर हम दोस्ती करना चाहते हैं तो वो अनजान व्यक्ति को पहली बार जब देखते हैं तो घर में माँ के साड़ी के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। उनके साथ जब आपकी दोस्ती हो जाती है और उसके बाद फिर आप 6 महीने 1 साल के लिए गायब हो जाते हैं, वो दोस्ती टूट जाती है। और आदरणीय बसवराज जी ने बहुत पहली बार से ही कहते हैं कि हमारा जो फुल टाइम ट्रेनर है वो श्रद्धा का केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ संस्कारों की बात कर रहे हैं। और वैल्यू और संस्कार क्लासरूम से नहीं आती, टेक्स्ट बुक से नहीं आती है, उसको दूसरे के जीवन को देख के अनुसरण किया जाता है। और वह अनुसरण करने के लिए वैसा जीवन जीने वाले लोगों की टीम, ऐसा जीवन जीने वाले लोगों का समय फुल टाइम लगने से ही यह हवन पूरा होगा। यह हवन ऐसा नहीं कि एक फ़ोन आ रहा है दूसरी तरफ से स्वाहा, ऐसे हवन नहीं होता है, ऐसे हो ही नहीं सकता। उसके लिए वह जीवन लगाना पड़ेगा और तब जाकर के वह होगा। जो संगठन का स्ट्रक्चर है, जो मेरा सुझाव है कि हम 6 जोन में जो हमको काम करना है, आज हम 3 जोन में अपनी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन 3 जोन में हम अभी नहीं हैं। एटलीस्ट वहाँ पे एक कार्यालय खुले, वहाँ पे से एक व्यक्ति फुल टाइम इस विषय पे उस क्षेत्र में काम करना शुरू करे, सोचना शुरू करे, मिलना शुरू करे। हमको आंध्र प्रदेश से बाहर आकर के पूरे देश में पहुंचाने में 22 राज्यों में आज हमारे पास रिसोर्स पर्सन हैं, लेकिन उसके लिए हमको बहुत एफर्ट लगाना पड़ा है। ये कोई आसानी से नहीं हुआ है। आज इसी कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ पर मैं पहली तारीख को आया था और बीच में 4 दिन के लिए फिर बाहर गया था और तब से मैं यहीं हूँ। तब जा कर के हम इसका स्वरूप कि चर्चा में क्या करेंगे, डिस्कशन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या मैसेज कन्वे करना है, क्या लेके जाना है। खाली आए बैठे चले गए उससे नहीं होगा। एक कंक्रीट शेप चाहिए, एक्शन पॉइंट चाहिए हमको एक। और ये भी नहीं कि हमको कंटिन्यूअस करना है। जैसे
छोटा बच्चा होता है गोद में लेके खिलाते हैं, फिर धीरे धीरे वो घुटने के बल चलना शुरू करता है, फिर वो कुर्सी पकड़ के खड़ा होता है, फिर वह उंगली पकड़ के चलता है। तो हमें इस लीड इंडिया कार्यक्रम के द्वारा उसको वैचारिक रूप से दौड़ लगा सके, यानी हरदम हम उंगली पकड़ के नहीं चलाने वाले हैं। एक समय ऐसा होगा जब हम उसको उंगली छोड़ देंगे, वो हमारी उंगली छोड़ करके खुद चल सके, यह बहुत स्पष्ट रखना पड़ेगा। और आदरणीय बसवराज जी और महेश भाई दोनों का ये कहना है कि फुल टाइम जो अपने जीवन को लगा सकता है, तभी हम देश में जो डॉक्टर कलाम के विज़न को, डॉक्टर कलाम के स्वप्न को, कि कोई भी बच्चा किसी के सामने हाथ न फैलाए, बहुत सिंपल शब्दों में, उसका हाथ बढ़े तो देने के लिए बढ़े। और कई आज सुबह आदरणीय बसवराज जी के उद्बोधन में, उनके मार्गदर्शन में बहुत क्लियर कट है कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं। जब वर्कशॉप होती है तो हम बच्चों से पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, और वो कल एक सेशन है हमारा सुबह में जिसमें हम वर्कशॉप के कंटेंट को मैं डिटेल करने वाला हूँ। तो उस फुल टाइम जब तक वो नहीं करेगा, और ऐसा नहीं है कि इस देश में जो है सभी लोग जॉब ओरिएंटेड हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीवन देने को तैयार हैं। अभी यहाँ बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाए हैं, लेकिन ऐसे हैं, मिलेंगे। सिर्फ उनकी सैलरी या एक बहुत छोटा सा उनकी बेसिक भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए। क्योंकि एक बच्चे को आप आज कुछ अच्छा लगेगा, एक पिक्चर का गाना अच्छा आया, बहुत अच्छा, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा पसंद आया, दूसरे दिन कोई दूसरा चुटकुला, कोई दूसरा गाना पसंद आएगा। यहाँ वैल्यू और संस्कार के लिए जब तक वो वैसा जिएगा नहीं, तब तक वो चलेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अपने पोपटराव पवार जी का जो आदर्श ग्राम का विषय, आज सांसद आदर्श ग्राम योजना जो शुरू की गई, उसका आधार बिंदु पूना के पास में कौन सा गांव है? हाँ, वो पोपटराव पवार ने वहाँ पे छोटी छोटी बातें, समाज में हम नशाबंदी दूर करेंगे, क्या चैलेंज फेस किया कि घर में दादा ने पोते को 5 रुपया दिया कि 2 रुपए की टॉफ़ी खा लेना, और उसके बाद जो है अपने स्कूल के सहपाठी को वो 3 रुपए दे करके कल उससे कहना बीड़ी का बंडल घर से लेके आए, क्योंकि दुकान पे बीड़ी नहीं बिक रही है, वह कहाँ से रूट कर रही है? वह स्कूल से रूट कर रही है। तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि वो स्कूल से वो बैग में से बीड़ी होठ पे लग जाएगी। तो उस सब को करने के लिए हमको वैसे कैसे समझना, यह बहुत आसान नहीं है, मानता हूँ, बड़ा चैलेंजिंग है। लेकिन उसके लिए कमी नहीं है कि देश में ऐसा जीवन जीने वाले कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। हमको इनिशियली स्केलिंग करने के लिए 3 जोन में है, तो बाकी 3 जोन में कम से कम 3 लोग तो फुल टाइम इसमें लगे। अभी हमको 3 साल लगा है नेशनल लेवल पे आने में, स्टेट लेवल और जोन लेवल पे हो सकता है 6 महीने 12 महीने लगे। ये मेरा सुझाव है। तो अभी 3:35 हुआ। अपने ये करने हैं, उसमें जुड़ने हैं, कितने जुड़ने, व्हाट इज द टारगेट? 20 तक का टारगेट क्या है? कल बात करने वाले हैं, वो पूरा उसके सामने क्लियर आ जाएगा सबके सामने। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स एंड 2030 इस तरह के डिफरेंट टारगेट्स हैं। उस पर कल अपन लोग बात करने वाले हैं बस। तो मुझे लगता है उसके बाद 5 ईयर्स एंड देन 10 ईयर्स 2030 का है। तो अभी के लिए हम लोग 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है, और उसके बाद अभी 3:35 हुआ, 3:35 हुआ, 3:50 पे वापस अपन लोग घर आ। हो गई, ये तो आपको इंट्रोडक्शन होगा।